महाराष्ट्र में पहले बीजेपी ने शिवसेना को दो फाड़ करके सरकार बनाई और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस को दो फाड़ करके अपनी सरकार को और मजबूत कर लिया है। तोड़फोड़ के स्वरूप जो भर्ती बीजेपी में हो रही है उससे क्या बीजेपी में कोई असंतोष पैदा नहीं होगा? और असंतोष की जब हम बात करें तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वो शुरुआत हो चुकी है। इन हालात में एक स्वाभाविक सवाल ये है कि क्या मान लिया जाए कि बीजेपी के पास अपने स्तर पर नेता नहीं है, और अगर नेता है तो फिर आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? नमस्कार, न्यूज फ्रंट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। महाराष्ट्र में पहले बीजेपी ने शिवसेना को दो फाड़ करके सरकार बनाई और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस को दो फाड़ करके अपनी सरकार को और मजबूत कर लिया है। इस कड़ी में पहले कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई और फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़कर अपनी सरकार बनाई। और ये तोड़फोड़ का सिलसिला उसके पहले भी हुआ है और हो सकता है उसके बाद भी ये बदस्तूर 2024 तक जारी रहे। लेकिन इन तोड़फोड़ की घटनाओं के बीच में अहम सवाल ये है कि इससे बीजेपी को फायदा क्या होगा। जाहिर सी बात है, सरकारों की संख्या बनी है और बीजेपी भी मजबूत आज की तारीख तक तो नजर आ रही है, लेकिन इस मजबूती के बीच में दरअसल खोखलापन भी एक साफ तौर पर नजर आ रहा है। स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिया था, लेकिन आज हालात ये है कि कांग्रेस युक्त बीजेपी नजर आ रही है। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से महाराष्ट्र में दो तोड़फोड़ या दो दलों में तोड़फोड़ करके बीजेपी में भर्ती गई है, उसमें दागी या आरोपी या अपराधी युक्त बीजेपी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो जिस तरह से आंख मिचकर भर्तियां की जा रही हैं, इससे नुकसान पार्टी को होगा। और दूसरी सूरत एक और है, हाल में जो प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है उसमें चाहे वो पंजाब हो, सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बनाया गया है, और आंध्र प्रदेश में पुंडेश्वरी जो एनटी रामाराव की बेटी हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। दोनों गैर भाजपाई हैं। और इसके अलावा तीसरी सूरत यह है कि आज की तारीख में पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी के तीन जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस मूल के हैं, चाहे वो मणिपुर के बीरेंद्र सिंह हो, और चाहे असम में हिमंत बिस्वा शर्मा हो, और चाहे त्रिपुरा के साहा हो। ये तो बड़े नाम है, लेकिन इसके अलावा मैं मंत्री स्तर की बात करूंगा तो तमाम एक लंबी फहरिस्त है जो कांग्रेस मूल के हैं या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों से बीजेपी में आए हैं, और कई नेताओं पे तमाम तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं। तो इससे सरकार बनाने या सरकार बिगाड़ने में तो फायदा पड़ रहा है, और बीजेपी की भी फौरी तौर पर मजबूती बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर भावी दृष्टि से या दूरी दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान की स्थिति या कमजोरी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी के पास अपने कैडर में इतने कैपेबल लोग नहीं है जो बाहर से लाके लगाने पड़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री अगर तीन कांग्रेस मूल के हैं और दो प्रदेश अध्यक्ष गैर भाजपाई अगर बनाने पड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इससे पूरे हालात समझ में आते हैं। और आप जानते हैं कि पहले एक कहा जाता है कि बीजेपी बाकी सब कुछ दे देगी, लेकिन अध्यक्ष या मुख्यमंत्री उनके अपने कोर कैडर और खास तौर पर आरएसएस कैडर का ही होना एक शर्त हुआ करती थी। और इस कड़ी में स्वर्गीय सुषमा स्वराज का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि वो नेता विपक्ष बनी और केंद्रीय मंत्री है, लेकिन पार्टी की अध्यक्ष नहीं बन पाई है, और बन पाई थी। और कहा यह जाता था कि उनका आरएसएस पृष्ठभूमि ना होना उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था। लेकिन आज मोदी युक्त भाजपा में चीजें और परिभाषाएं बीजेपी की पूरी तरह से बदलती नजर आ रही हैं। परफॉर्मेंस के दम पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी का अपना तिलिस्म है, वो लगातार चल रहा है। और जब से मोदी युक्त भाजपा है, ऐसे राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकारें बनाई है जहां कोई नाम लेने वाला नहीं था, तीसरे चौथे पांचवें नंबर की पार्टी हुआ करती थी। लेकिन यह भी सच है कि अब उन्हीं नरेंद्र मोदी के रहते हुए बीजेपी कमजोरी चुनावी दृष्टि के तौर पर दिखनी शुरू हो गई है। दो विधानसभा के चुनाव, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या उसके बाद कर्नाटक का हालिया चुनाव हो, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, शर्मनाक पर पराजय हुई है। तो उससे 2024 को जोड़कर देखा जा रहा है, यह माना जा रहा है कि बीजेपी कमजोर हो रही है। लेकिन इस अटकलों के बीच में, इस कयासबाजी के बीच में तोड़फोड़ का जो क्रम था जो नरेंद्र मोदी योगी भाजपा में था वो आज भी जारी है, जिसका हालिया उदाहरण महाराष्ट्र का है। तो ये तो एक स्थिति है, लेकिन तोड़फोड़ हो रही है, सरकारें मजबूत हो रही है, बन भी रही है और बिगड़ भी रही है। लेकिन क्या पार्टी बीजेपी भविष्य की दृष्टि से कोई नुकसान इसको होगा या नहीं होगा, तो यह भी अपना आप एक महत्वपूर्ण सवाल है। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा विधायक कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी में आए थे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफे दिए थे
और उनको फिर टिकट दिया था, कुछ हार गए थे और ज्यादातर लोग जीत गए थे, कुछ को मंत्री भी बनाया गया था। और उसके बाद महाराष्ट्र में वही कहानी दोहराई गई। शिवसेना के दो फाड़ किए गए, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, बाकियों को कुछ को मंत्री बनाया गया और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री रह चुके थे देवेंद्र फडणवीस वो उप मुख्यमंत्री बने। और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ करके अजीत पवार को भी डिप्टी सीएम बना दिया गया है। और मजेदार दिलचस्प कहानी यह है कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों एक साथ डिप्टी सीएम है। और फडणवीस का वो जुमला आपको जानते हैं, आपने सोशल मीडिया पर वायरल होते देखा होगा, आप वैसे भी सुना होगा कि अजीत दादा पाटिल चक्की पीसिंग करके, लेकिन आज दोनों साथ में। तो ये यथास्थिति बीजेपी की आज की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बेहद करीब और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो गठजोड़ है उसने बेशक बीजेपी को बहुत मजबूती दी है। और जिन विधानसभा में चुनावी जीत की जिक्र मैंने आपसे किया था, तकरीबन 38 से 39 जो चुनाव है बीजेपी ने, उनके गठबंधन ने जीत हासिल की है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और एक दूसरी जो सूरत है, जो जहां से मैंने अभी चर्चा की शुरुआत की थी, अगर जनता की अदालत में बीजेपी को वोट नहीं मिलता या सरकार नहीं बन पाती तो उसके बाद सरकारें तोड़फोड़ करके बनाई जाती नहीं है, तो वो भी सफलता उनके खाते में दर्ज की जाती है। लेकिन अब स्थिति इन दो से उधर के एक तीसरी स्थिति पैदा हो रही है कि जनता की अदालत से वोट मिलना भी कम हो गया है। जो दो विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी है वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और उसके बाद 3 राज्यों में कोर हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहां को लेकर बीजेपी बहुत हैरान और परेशान है। आप जानते हैं कि वहां ऐसी स्थिति बीजेपी की नहीं है कि छाती ठोक कर ये कह सके कि हमारी सरकार बन गई, क्योंकि कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी की भाजपा में ये साफ तौर पर देखा गया। लेकिन आज हालात उसमें बदले हुए हैं। लेकिन मेरी चर्चा ये है कि क्या इस तोड़फोड़ के स्वरूप जो भर्ती बीजेपी में हो रही है उससे क्या बीजेपी में कोई असंतोष पैदा नहीं होगा? और असंतोष की जब हम बात करें तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वो शुरुआत हो चुकी है। चुनाव 5-7 महीने बाद होने हैं और वहां पे सिंधिया जो खेमा है उसका विरोध होने लगा है और लोग पार्टी छोड़ना लोगों ने शुरू कर दिया। उनको कहना है कि क्योंकि जाहिर सी बात है, टिकट पहले उस वक्त सरकार बनी थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और अब फिर से जब आम चुनाव होंगे, 2023 में चुनाव होने हैं, तो बाकी लोगों का क्या होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी कैडर आधारित, कार्यकर्ता आधारित पार्टी रही है, तमाम लोगों की मेहनत उसमें रही है। तो अगर इस तरह से बीजेपी टिकट देगी, ऐसे लाके भर्ती करेगी, तो आखिर जो पार्टी के लिए श्रम करते हैं उनका क्या होगा? और महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो तो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जितने विधायक आए थे, तकरीबन 35-40, अब उनको अगर सबको टिकट दे दिया गया तो आप समझते हैं स्थिति क्या हो सकती है। और अब अजीत दादा पवार भी इसमें आ गए हैं, तो अगर उनके खेमे के तकरीबन जो बताए जा रहे हैं 30 से ज्यादा विधायक हैं, अगर वो सबको टिकट बीजेपी की दे तो बीजेपी के अपने लोगों को कितना टिकट दिया जाएगा? तो जाहिर सी बात है जब भी चुनाव होगा तो एक असंतोष की स्थिति बनेगी। और इस कड़ी में मैं उत्तराखंड का जिक्र करना चाहूंगा। उत्तराखंड में 2016 में हरीश रावत यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां उनके खिलाफ एक बगावत की गई थी, विधानसभा में सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी, राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपना विश्वास मत हासिल कर लिया था। लेकिन जिन लोगों ने बगावत की थी वो बीजेपी में चले गए थे। उसके बाद चुनाव में वो जीत कर आए थे। स्थिति ये थी कि उत्तराखंड की कमोबेश आधी कैबिनेट कांग्रेस मूल की थी, जिसमें चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है और उनके रहते बीजेपी ने अप्रत्याशित, अकल्पनीय सफलताएं हासिल की हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी उनके सामने बिल्कुल बौनी नजर आ रही है। और बीजेपी की बात छोड़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी स्थिति है कि इतनी चीजें घट रही हैं और आरएसएस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती नहीं है। और ये तो राजनीतिक तोड़फोड़ की बात है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी घटती हैं कि राजनीतिक तौर पे जिनका बीजेपी के लिए नुकसान हुआ है, चाहे वो कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें या घटनाक्रम रहे हो, और उस पर आरएसएस का जो मौन स्वीकृति है या उस पर मौन रहना है, वो तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े करता है। और सवालिया निशान की बात ही नहीं है, जो पार्टी का अपना कैडर है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक असंतोष साफ तौर पर दिखाई देता है। उत्तर